नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस में 123 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। बाबा ने कहा कि प्रभु हमें दुख की इस घड़ी से उभरने की शक्ति दे, सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वहीं हाथरस के भगदड़ की घटना पर अधिवक्ता AP सिंह ने कहा कि हाथरस मामले में FIR में नामजद देव प्रकाश मधुकर का SIT और STF और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया गया है। देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आयोजक भी बताया गया था। वहीं आपको बताते चले कि मधुकर की आज कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं आपको बता दें कि AP सिंह के द्वारा और कुछ क्या जानकारी दी गई, आप पहले सुनिए। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा है। इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया,
उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके घर के बाहर 6 हमलावरों ने दर्दनाक हत्या कर दी। आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेमेबियम इलाके में वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान 2 बाइक से 6 लोग आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए। वहीं आपको बताते चले कि मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आर्मस्ट्रांग को अस्पताल लेकर गए और वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आर्मस्ट्रांग की हत्या को पिछले साल गैंगस्टर अकोट सुरेश की हत्या से जोड़कर देख रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदले की भावना से बसपा नेता की हत्या की आशंका है और अब तक 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। About the murder which has taken place in Sembium police station limits today evening, in the late evening. In that murder case, we have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. So after some time the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. We'll share with you. 10 teams have been formed by us. We are on the job to bring the offenders to about the murder which has taken place. अब जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी है और उनसे भी ज्यादा ये खबर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए है। आपको बताते चले कि यह खबर स्वास्थ्य विभाग में सस्पेंशन का हंटर चला रही है। अपनी काबिलियत दिखाने वाले पूर्व डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के लिए भी यह खबर है। यह वीडियो हर उस नेता के लिए है जो 1990 से लेकर अब तक सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सत्ताधारी विधायक रहे हैं। कहने को तो ये सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीर है, लेकिन यही वीडियो बिहार के डूब रहे सिस्टम का भी है। ये वीडियो भभुआ जिले का है और इस वीडियो में मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था के साथ साथ नगर निगम की चुस्ती भी दिख रही है। चुस्ती ऐसी है कि मरीज को पानी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। कुआं खुद प्यासे के पास आ गया है। बेड के नीचे पानी, टेबल के नीचे पानी, अस्पताल में कुर्सी पर बैठे तो पांव पर पानी, मानो पूरा अस्पताल ही पानी पानी है। लेकिन इस पानी में मरीजों का इलाज हो रहा है। आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, ओटी रूम सहित कई जगहों पर पानी भर गया है। नाले का गंदा पानी और अस्पताल की व्यवस्था मिलकर एक हो गई है। जल जमाव के बीच ही बेड पर मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स भी पूरे तरीके से मजबूर है। यही नहीं, अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिवारजनों को घुटने भर पानी में कपड़े ऊपर कर जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। नीचे आप अस्पताल का ये वीडियो देख सकते हैं और जिसमें इस अस्पताल की व्यवस्था खुद अपनी स्थिति को बयां कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बिहार के सिस्टम के पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यह सरकारी अस्पताल है जो कि भभुआ में है और जिसमें पूरे तरीके से जल जमाव हो गया है। आपको बताते चले कि जैसे ही अब मानसून की शुरुआत हुई है तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी हो गया है और इसी बारिश के बीच अब ये सरकारी अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह है, क्योंकि देखिए
जहां मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए जहां उनका इलाज होता है, तो वहीं आप ये अस्पताल की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोग इस जलजमाव के बीच अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी इस भरे हुए पानी के बीच ही मरीजों का इलाज करने के लिए भी बेहद मजबूर हैं। लेकिन इन तस्वीरों की तरफ अभी तक भी किसी बड़े नेता की नजर नहीं गई है, क्योंकि जो नेता है वो तो अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, किसी को भी लोगों की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। और ये तस्वीरें जो सरकार के शर्मसार रवैये को बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, और जिसमें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बिहार के भभुआ की है, जो कि स्वास्थ्य विभाग पर हंटर चला रही है। 3-4 मछली भी है क्या? खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना नेता संदीप थापा उर्फ गोरा पर शुक्रवार को लुधियाना के सिविल अस्पताल के पास 3 निहंगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। थापर के सर पर गंभीर चोटें आई, उन्हें सिविल अस्पताल लुधियाना ले जाया गया और जहां से गंभीर हालात को देखते हुए उनको डीएमसी रेफर कर दिया गया था। आपको बताते चले कि संदीप थापर गोरा गैंगमैन के साथ सिविल अस्पताल में चलने वाले संवेदना ट्रस्ट के प्रधान रविंद्र अरोड़ा की पुण्यतिथि समागम में शामिल होने के लिए गए थे, और जिसके बाद समागम में लौटने के बाद जो है जैसे ही वह बाहर निकले तो निहंगों ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। मामले पर लुधियाना के सीपी पुलिस कुलदीप सिंह चहल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 2 आरोपियों को सरबजीत सिंह और हरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी टहल सिंह अभी भी वंचित है और आगे की जांच जारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये अभी आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सीधा लुधियाना में, तो हमने सरबजीत एंड अर्जुन को और ये बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में बहुत ही अच्छा टीम वर्क फतेहगढ़ साहब जाके इसको एप्रीहेंड किया। फतेहगढ़ साहब की टीम ने। सर कितने आरोपी कुल है फरार? अभी टोटल 3 थे, 2 हमने अरेस्ट कर चुके, एक अभी। तो अभी जो क्या लगता है किसी डेरे से संबंधित? डेरे से देखो ये सारे जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कुछ कह सकते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उस तो बाद ही कोई। सर बरामदगी क्या हुई है? बरामद क्या हुआ? अभी तक हमने एक्टिवा बरामद की और सर वेपन। तीनों बंदे लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕਾਪ ਹੂ ਵਾਸ ਗਨਮੈਨ ਆਫ इस वेरी बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उसको कह सकते हैं। कारण क्या बने हैं वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बताते हैं। पंजाब के भटिंडा के सीआईएफ स्टाफ के द्वारा अवैध हथियारों के साथ एक नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद आपको बताते चले कि लगातार कार्रवाई की गई है। आपको बताने की जानकारी देते हुए एसपीडी अजय गांधी ने बताया कि सीआईए स्टाफ 2 भटिंडा की टीम के दौरान गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अवैध हथियारों में 3 पिस्टल, 32 बोर और 1 पिस्टल, देसी कट्टा, 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह उर्फ आकाश उर्फ सरपंच पुत्र वासी जलाल आना थाना ओडा जिला सिरसा हरियाणा, जो कि बाहर के स्टेटस से गैरकानूनी असला लाकर पंजाब में गलत तरीके से बेचता था और जिसको मतीदास नगर नजदीक पुल सुआ के साथ जाते हुए पक्की सड़क के पास काबू किया गया। मैं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से इस कार्रवाई के बाद लगातार इस तरीके के काम करने वाले जो भी गैंग है उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है। कल सीआईए स्टाफ 2 बठिंडा ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਲਾਲਾਣਾ ਥਾਣਾ ਓਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ 4 ਵੈਪਨਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੈਪਨ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੈਪਨਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵੈਪਨਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਲ CIA ਸਟਾਫ 2 ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अपेक्षित बारिश से होने वाले नुकसान से पहले कुल्लू जिले के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। आपको बताते चले कि राज्य शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पिछले वर्ष भी एक आपदा आई थी और जो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। इस पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पहले से ही उन जिलों में जो सामग्री है उसे भेजने का काम किया जाए और जहां जहां इसकी उपलब्धता होती है वहां वहां उसे भिजवाया जाए। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो इसी बीच अब सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी पूरे तरीके से तैयारियां कर ली हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि राज्यपाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर राहत के लिए जो भी सामग्री है उसको हरी झंडी दिखाई गई। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जब आपदा आती है तो उससे जो आम जनजीवन होता है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, यहां तक कि खाने पीने जैसी प्राथमिक चीजों के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरे सतर्कता के साथ इस पर काम कर रही है और जिसमें कि आपको बताते चले कि सरकार के ओर से ये प्रयास किया गया है कि आपदा से पहले ही लोगों की जो सहायता है वो की जाए, क्योंकि जो जरूरतमंद चीजें हैं यदि वो लोगों के पास पहले से ही होंगी तो कहीं ना कहीं आपदा से जो भी नुकसान लोगों को होता है उसकी भरपाई आसानी से हो पाएगी। मैं आपको बताते चले कि हर साल जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के हालात बनते हैं और जिसे सबक लेते हुए अब राज्य सरकार की ओर से एक अनोखा कदम उठाया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आपदा से पहले ही सभी तैयारियों को कर लिया गया है और जिसमें आज राज्यपाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर राहत के लिए जो भी सामग्री होती है उसको रवाना किया गया। देखिए, पिछले वर्ष भी एक आपदा आ गई थी तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। अब की बार रेड क्रॉस के द्वारा हमने इस बात को ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि पहले ही हर जिलों में जहां जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है मैं भेजने का काम करूंगा ताकि समय पर उसकी उपयुक्तता सिद्ध हो जाए। इसी नाते आज कुल्लू जिले के लिए पहली बार ये राहत सामग्री एक गाड़ी के साथ भेजे हैं। पिछली बार भी कुल्लू में लगभग 6 गाड़ियां हमने भेजने का काम किया था क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा बहुत हो गई थी। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर राजभवन इस बार पूरी तौर पर सतर्क है। सरकार भी करेगी, लेकिन राजभवन उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर जिले में भेजने का काम करेगा। आज वही पहली गाड़ी कुल्लू में भेजा हूँ और हमारे रेड क्रॉस के लोग काफ़ी तत्पर हैं, जिसके आधार पर वो कर रहे हैं। देखिए, पिछले वर्ष भी एक आपदा आ गई थी तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। अब की बार रेड क्रॉस के द्वारा हमने इस बात को ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि पहले दिल्ली में प्रदूषण पर जानकारी देते हुए दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पीसी करते हुए कहा कि दिल्ली को चारों तरफ से प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसका परिणाम यह है कि यहाँ 30% प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने हरित क्षेत्र को बढ़ाया है और इस साल हम 64 लाख और पेड़ लगाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 31%, 32% दिल्ली के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 69%, 68% दिल्ली के प्रदूषण की मार चारों तरफ से झेलनी पड़ती है। ये बात सच है कि दिल्ली प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यह भी बात सच है कि दिल्ली अकेला राज्य है जो प्रदूषण के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उसका हमें परिणाम भी मिल रहा है कि पिछले सालों की तुलना में दिल्ली के अंदर 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर घटा है। चाहे दिल्ली के अंदर अगर आप देखें पूरे एनसीआर में और दिल्ली को अगर आप देखें तो दिल्ली अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा सीएनजी बसें पहले भी थीं, लेकिन आज इलेक्ट्रिक बसों की संख्या सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर, जिससे हम व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।
ये भी पॉलिसी अगर किसी सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, जिससे हम प्राइवेट वाहनों को भी प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार जब बनी तो दिल्ली का जो ग्रीन क्षेत्र था 20% था, आज 23% से ज्यादा हमने उसे पहुंचाया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जागरूकता अभियान हम लगातार चला रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये बात ठीक है कि चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली के लोग जितनी जागरूकता से प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई भी उतनी मजबूती से जारी है। हमारी कोशिश यही है कि आगामी दिनों में और हम सब मिलकर के इस प्रदूषण के स्तर को कम करें, और उसके लिए ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के महाअभियान को 11 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस साल 64 लाख और हम पौधे लगाने जा रहे हैं। तो दो हमारे पास हथियार हैं, एक है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना और दूसरा है व्हीकल पोल्यूशन को कम करना। इन दोनों पे युद्ध स्तर पे सरकार काम कर रही है और इसे हम आगे और काम करेंगे। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, उसके साथ साथ जो एनसीआर का पोल्यूशन है, उसमें जरूर हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है। वो हर बार मैं देखता हूं कि भाजपा की सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको सक्रिय तौर पर काम करने की जरूरत है, और उस सक्रियता का मुझे लगता है कि और सकारात्मक परिणाम आगे मिलेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि आपको बता दें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, यहां उन्हें महंगा पड़ेगा। आपको बता दें कि उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह वह कागज है जिसमें पेड़ काटने का प्रस्ताव है। इसमें दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हैं। दिल्ली के मंत्रियों ने जितना झूठ बोला है उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इसकी तह में जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से झूठ बोल रहे थे, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये झूठ उनको महंगा पड़ने वाला है। ये है वो कागज जिसमें पेड़ काटने का प्रपोजल दिया गया। दिल्ली सरकार का प्रपोजल है। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। उनके मंत्री गोपाल राय यहाँ साइन करते हैं। इस प्रपोजल को सीएम के पास भेजा जाता है। जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ साइन करते हैं, जब बीच में आए थे ये साइन करते हैं, और उसके बाद साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि इस प्रपोजल को माननीय उपराज्यपाल मानने के लिए बाध्य हैं। एक शब्द नहीं बोल रहे थे इस प्रपोजल को लेकर। पूरी दुनिया का हो हल्ला काटा इनके मंत्रियों ने, पेड़ काट दिए। अरे प्रपोजल किसने दिया था भाई? और ये सरकारी प्रपोजल है, मुख्यमंत्री के साइन है इस पे, तो उसके बाद सरकारी अधिकारी काम करेंगे, डिपार्टमेंट काम करेगा, लेकिन प्रपोजल तो आपका है ना, तो इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? जितना झूठ दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बोला, इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो मैं कह रहा हूं ना, वो तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी ने कटवा दिए। तो भाई ये कागज किसका है? इसका जवाब तो दे दो, इसके बारे में तो बोलो। एक शब्द नहीं बोल रहे इसके बारे में। ये साइन किसके हैं? अरविंद केजरीवाल किसका आका है? गोपाल राय किसके मंत्री हैं? बताएं। आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या नहीं, हम तो अभी इसकी तह में जाएंगे, और क्योंकि ये तो 422 है, इसके अलावा भी 211 जिसकी अनुमति दिल्ली सरकार ने दी है, तो ये तो अभी और खुलासे होंगे इसमें। एमपी के बैतूल जिले में जहां आगामी 13 जुलाई को मनाए जाने वाले मां ताप्ती जन्म उत्सव के पूर्व जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी मुल्ताई पहुंचे, और जहां आपको बताते चले कि ताप्ती मंदिर में पूजा अर्चना कर राम मंदिर में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जन्म उत्सव के बारे में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। मां ताप्ती जन्म उत्सव पर मुल्ताई में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, और जिसके देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जरूरी विषयों पर चर्चा की गई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि मां ताप्ती जन्म उत्सव पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए जा रहे हैं। ताप्ती सरोवर से 200 मीटर की दूरी पर भंडारी प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।